अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं महमूद असद चौधरी अपने प्रोग्राम नई सोच के साथ। नाजरीन, स्कॉटलैंड में एक पाकिस्तानी नजाद हमजा यूसुफ ने तारीख रकम कर दी है। वो स्कॉटलैंड के पहले पाकिस्तानी नजाद मुसलमान सरबरा मुंतखब हो गए हैं। इसकी क्या तफसील है, हम इसके बारे में बात करेंगे। नाजरीन, इटली की हुकूमत ने इस साल फिर बोनस ट्रांसपोर्टी के नाम से 60 यूरो का बोनस देने का ऐलान किया है। ये कैसे हासिल किया जा सकता है, इस पर भी बात करेंगे। इमिग्रेशन के हवाले से जो ताजा तरीन अपडेट है वो ये है कि 83,000 का कोटा था, लेकिन 2.5 लाख से ज्यादा दरखास्तें आ चुकी हैं। हुकूमत के साथ फ्रीकैन ने मुतालबा किया है और 5 लाख तक का कोटा करने का मुतालबा कर दिया है। इसके साथ साथ एक अफसोसनाक खबर भी शामिल करेंगे इटली से कि एक सियासी पनाहगजीनों के जो नौजवान के कैंप के करीब कोई लड़ाई हुई है, जिसमें एक पाकिस्तानी नौजवान 16 साल का जामहक भी हुआ है। ऐसी बहुत सी दीगर खबरें देखने के लिए देखते रहिए जज्बा न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बरतानिया के पहले प्राइम मिनिस्टर चर्चिल विंस्टन की जानब से एक बयान जो है वो उनके साथ मंसूब किया जाता है कि अगर हिंदुस्तानियों को आजादी दे दी गई तो इक्तदार गुंडे, बदमाशों और लटेरों के हाथों में आ जाएगा, जो लो कैलिबर यानी कम सलाहियत वाले लोग हैं और जो आपस में ही लड़ते मरते रहेंगे, या अगर इनको इक्तदार दे दिया गया तो ये हवा और पानी तक पर टैक्स लगा देंगे। ये बयान बहुत से अंग्रेज स्कॉलर्स की जानब से कहा जाता है कि ऐसा कोई बयान या कोई ऐसा हवाला, कोई तकरीर, कोई तहरीर विंस्टन चर्चिल की नहीं मिली गई और ये उन पर इल्जाम है कि उन्होंने ऐसा बयान दिया था। लेकिन हकीकत यह है कि बरतानिया और यूरोप में कुछ साल तक जो पाकिस्तानियों और हिंदुस्तानियों के बारे में रवैया रवा रखा गया है वो ये जाहिर करता था कि इनके दिलों में गहरी नफरत और तअस्सुब पाया जाता है। यानी किसी भी पाकिस्तानी के बारे में इनका यह ख्याल है कि सारे पाकिस्तानी जो है वो इंतखाब पसंद हो सकते हैं, और किसी हिंदुस्तानी का नाम लिया जाए तो इनके ज़हन में जो हाका उभरता है वो ये समझते हैं कि शायद कोई सड़क किनारे बैठा मदारी एक अपनी पटारी से सांप निकाल कर खड़ा कर देगा। लेकिन अब पिछले चंद सालों में बरतानिया में मौजूद हिंदुस्तानियों और पाकिस्तानियों ने वो कमाल करके दिखाए हैं कि अपनी सारी पहचान तब्दील करवा दी है। लंदन के मेयर सादिक खान के बाद बरतानिया के वजीर आजम ऋषि सुनक, और उसके बाद आयरलैंड के वजीर आजम लियो वार्डिकर, और अब हमजा यूसुफ ने स्कॉटलैंड का फर्स्ट मिनिस्टर बनकर ये बता दिया है कि हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी जो हैं वो उनको अगर मौका दिया जाए तो वो किसी भी लिहाज से सलाहियतों के मुकाबले में न सिर्फ ये कि कम नहीं है, बल्कि वो इस काबिल हैं कि आपके इन ममालिक की सरबराही कर सकते हैं और लीड कर सकते हैं, आपको इन गंभीर मसाइल से बाहर निकाल सकते हैं। हमजा यूसुफ 37 साल की उम्र में इस वक्त स्कॉटलैंड के पहले गैर स्कॉटिश और किसी भी यूरोपियन मुल्क के पहले पाकिस्तानी निजाद और पहले मुसलमान सरबराह के तौर पर सामने आए हैं। हमजा यूसुफ का सफर जो है वो 2011 से शुरू होता है, जब स्कॉटिश नेशनल पार्टी की जानब से ग्लासगो में मुंतखब हुए। अपने सिर्फ 26 साल की उम्र में पार्लियामेंट के मेंबर मुंतखब हुए। 1 साल के अंदर अंदर उन्हें वजीर बना दिया गया। उसके बाद वो वजीर ट्रांसपोर्ट रहे, वो वजीर सेहत रहे, और इस दौरान भी वो अपनी कामयाबियों के झंडे गाड़ते रहे। अब इस महीने उन्होंने अपने हरीफों को 52% वोटों से हरा कर अपने आप को स्कॉटलैंड का पहला फर्स्ट मिनिस्टर बना लिया है। हमजा यूसुफ पर न सिर्फ पाकिस्तानियों को बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों को भी नाज है, क्योंकि उन्होंने अपनी पहली तकरीर में ही अपना जो है वो ये पैगाम दिया है कि वो मुसलमान है, पहले मुसलमान है। वो शेरवानी पहनकर दफ्तर में आकर तस्वीरें खिंचवाई। उन्होंने अपना जो हल्फ है वो उर्दू में देकर भी एक नई मिसाल कायम की, और वो बड़े डंके की चोट पे कहते हैं कि उन्हें फख्र है कि वो एक पाकिस्तानी नजाद मुसलमान स्कॉटिश शहरी हैं। इसके साथ साथ जो उनकी ये जो कामयाब जाहिर करता है कि अगर मुल्क का जो मुआशरा है वो ठीक है, अगर वो माहौल ठीक है, तो एक इमिग्रेंट का बेटा जो कि मियां चन्नू से जो फैमिली 1960 में निकली पाकिस्तान से, और जो अपने फख्र से बताता है कि मेरे वालिद जो है वो सिलाई मशीन की फैक्ट्री में काम करते रहे, मेरे बावजाद बस की टिकटें काटते रहे, और अब मैं वजीर आजम बन गया हूं। तो
कैसे ये मुमकिन हुआ? इसका जवाब सिर्फ यही है कि ये निजाम है जो लोगों को इस काबिल बनाता है कि वो लोग छोटी सतह से उठकर भी मुल्क की हुक्मरानी संभाल सकते हैं, वरना यही वो बरतानिया है जिसमें लोगों को तअस्सुब का और इम्तियाजी सलूक का सामना रहा है। बल्कि खुद हमजा यूसुफ जो है वो इस बारे में आवाज उठाते रहे हैं कि उनको भी नस्ली तअस्सुब का सामना करना पड़ता रहा है। तो इस वक्त हमें जरूरत है कि हम अपने अपने दिल पर हाथ रख देखें और ये देखें कि ये लोग ऋषि सोनक हो, सादिक खान हो या लियो वाडेकर हो या हमजा यूसुफ हो, अगर अपने अपने ममालिक में होते तो क्या उनको वहां पे भी ऐसी सारी तमूलियात मिल सकती थी? जी नहीं। तो क्या वजह है कि ये यहां तक पहुंचे? वो सिर्फ और सिर्फ वो निजाम है जो ये फर्क मिटा देता है कि किसी कौम, किसी नस्ल, किसी रंग और किसी मजहब के मानने वाला भी अगर अपने मुल्क में जमहूरियत के निजाम को मुस्तहकम करे तो कामयाबी यकीनी है। अब जमहूरियत ने दुनिया को साबित किया है कि अगर आपके पास टैलेंट है, अगर आप मेहनत कर सकते हैं, तो आप चाहे किसी अफ्रीकी इमिग्रेंट से तलक रखते हो और ओबामा हो और आपका जो पस मंजर है वो भी मुसलमान हो, तो आप अमेरिका के सदर भी बन सकते हैं। और अगर आप इंडियन ओरिजिन हैं, जिनको कम दिमाग वाले कहा गया, तो आप उस बरतानिया के वजीर आजम भी बन सकते हैं। और अगर आपको मुसलमान कहकर छेड़ा जाता रहा तो इसके बावजूद भी अगर आप मेहनत करते हैं तो आप स्कॉटलैंड के वजीर आजम बन सकते हैं। और इसी तरह अगर आप इंडियन नजाद हैं तो लियो वाडेकर हैं तो आप आयरलैंड के वजीर आजम भी बन सकते हैं। दूसरी जानब आम सब इमिग्रेंट्स के लिए यह सबक है कि आपको मेहनत करनी चाहिए। अगर आपके पास मेहनत है, अगर आपके पास टैलेंट है, तो आपको कामयाबी मिलना जरूरी है। इटली की हुकूमत ने इस साल भी 60 यूरो के बोनस ट्रांसपोर्टी का ऐलान कर दिया है। उन फैमिलीज को जिनकी 2022 की सालाना आमदन 20,000 यूरो से कम थी, वो इस बोनस के एलिजिबल होंगे। 60 यूरो की ये बोनस जो है वो आप ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे, तलबा इस्तेमाल कर सकेंगे, काम पर जाने वाले लोग इस्तेमाल कर सकेंगे। और ये बोनस हर किस्म की जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जिसमें बसें हैं, ट्राम हैं, ट्रेनें हैं, उनके लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। ये बोनस ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा, आपको हुकूमत की वेबसाइट के ऊपर जाकर इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। शर्त सिर्फ ये है कि आपकी साल 2022 की आमदन जो है वो 20,000 यूरो से कम होनी चाहिए। हुकूमत ने इस सिलसिले में तकरीबन 100 मिलियन यूरो रखने का, मुख्तस करने का ऐलान किया गया। अप्लाई करने की डेट जो है वो 31 दिसंबर 2023 तक है, लेकिन अभी अगर आप चाहें तो वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। हम वेबसाइट का नाम नीचे लिख देंगे। इटली की जो कोटा इमिग्रेशन है वो बंद हो चुकी है, लेकिन पहले ही चंद घंटों के अंदर अंदर ये दरखास्तें 2,40,000 के करीब थी, जो कि जिसने हुकूमत को और ऐसी तमाम एसोसिएशंस को हिला के रख दिया जो इस बारे में एप्लीकेशंस लेती रहती हैं। सिर्फ 83,000 लोगों को बुलाए जाने के लिए जो इमिग्रेशन खोली गई थी, उसमें 2.5 लाख के करीब जो दरखास्तें आई हैं। तो उसके फौरन बाद जो मिनिस्टर हैं इटली की, उन्होंने मीटिंग की थी फ्रीकैन के साथ, जो एसोसिएशंस हैं मालकान की, जिनमें एग्रीकल्चर की हैं और दीगर जो कंस्ट्रक्शन और दीगर जो एसोसिएशन है, उनके साथ मीटिंग की और यह तय पाया कि ये जो 80,000 और 83,000 का सालाना कोटा है, ये बहुत कम है। और इन फ्रीकैन ने ये सवाल किया कि ये कम अज कम अगले 3 साल के लिए 5 लाख लोगों को इटली का वीजा मिलना चाहिए, जिसमें जरूरत ये पड़ेगी कि अगर इसको 3 साल पर तकसीम करें तो साल के तकरीबन 1,66,000 लोगों को इटली वीजा देगा। ये मुतालबा है उन एसोसिएशंस का जो मालकान हैं, जिनको जरूरत है, जो काम करवाते हैं अपनी फैक्ट्रियों में, अपने खेतों में और अपनी कंपनीज में। मिनिस्टर ने ये मीटिंग तो बड़ी अच्छी रही, लेकिन मिनिस्टर का कहना है कि बहुत से लोग इटली में भी बेरोजगार हैं, तो हमें सबसे पहले उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा। दूसरी जानब जो एग्रीकल्चर का फील्ड है, जिसमें फलों को तोड़ने का काम होता है या खेतों में काम होता है, उनका ये कहना है कि ये भी कम है। हमें 1 लाख का कोटा अजाफी चाहिए सालाना, क्योंकि बहुत सी फसलें हमारी जो है वो खराब हो जाती हैं कि वर्कर्स हमें नहीं मिलते हैं। इस सिलसिले में फ्यूचर की प्लानिंग क्या होगी, हुकूमत का ऐलान क्या होगा, इस सिलसिले में हम आपको बताते रहेंगे। एक अफसोसनाक खबर आई है इटली के शहर मोदना में, जो सियासी पनाहगजीन थे, जो नौजवान थे, उनकी कोई आपस में झगड़ा हुआ है। इतालवी अखबार के मुताबिक यह झगड़ा आपस में भी हुआ है और बहुत शायद उनमें से कुछ ट्यूनिसी शायरे भी मौजूद थे। इस झगड़े में 3 लोग जो है वो जख्मी हुए हैं। 30 के करीब लोग इस झगड़े में शामिल थे। बहुत बड़ा झगड़ा था, जिसमें
بدقسمتی سے ایک پاکستانی نوجوان جس کی عمر 16 سال ہے اس کے جاں بحق ہونے کی خبریں بھی اٹالین میڈیا پر گردش کر رہی ہیں. جتنے بھی لوگ اٹلی میں یا دیگر ممالک میں سیاسی پناہ گزین آ کر بیٹھے ہوئے ہیں یا جو کیمپس میں رہ رہے ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ صبر کا مظاہرہ کیا کریں. کیمپس کی زندگی اتنی آسان نہیں ہوتی ہے، لیکن ایسے میں ایسے حادثوں کا ہو جانا ایک جانب تو انسانی جان کے ضیاع کا سبب بنتا ہے، دوسری جانب پاکستانیوں کے حوالے سے بھی ملک کی بدنامی کا بھی باعث بنتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. آئندہ پھر کسی ویڈیو میں. اللہ حافظ.